नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का जो पेपर है जिसका नाम है हिंदी काव्य, उससे संबंधित एक मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। ये हमारा चौथा मॉडल पेपर होगा। इसके पहले हम लोगों ने 3 और मॉडल पेपर का अध्ययन कर लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। परीक्षा में जो आपको पेपर मिलेगा वह कुल 3 खंडों में विभाजित होगा। पहला खंड अ होगा जिसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा खंड जो होगा वो ब होगा जिसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। तीसरा जो खंड होगा वो खंड स होगा जिसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। एक एक करके यहाँ पर हम लोग तीनों खंडों का अध्ययन करेंगे कि क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है और कैसे आपको उत्तर लिखना होगा। जो पहला खंड अ है इसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा और कुल 10 प्रश्न इसमें आपसे पूछा जाएगा। अधिकतम 100 शब्द में आपको इसका उत्तर देना होगा। इसमें आपका पहला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि विद्यापति का परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। तो सबसे पहले विद्यापति का परिचय देना है, फिर उनके रचनाओं का नाम आपको लिखना होगा। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि विद्यापति आदिकाल के प्रमुख कवि हैं, यानी आदिकाल में विद्यमान थे। 1352 में उनका जन्म हुआ था और 1448 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो आपको लिखना होगा कि विद्यापति आदिकाल के प्रमुख कवि हैं। वे मैथिली के कवि कोकिल कहे जाते हैं। वह संस्कृत, अवहट्ठ और मैथिली भाषाओं के महान कवि थे, यानी उनकी जो रचनाएं हैं वो कुल 3 भाषाओं में मिलती हैं। संस्कृत में मिलता है, अवहट्ठ में और मैथिली में। वे तीनों भाषाओं के महान कवि थे। उनकी जो रचनाएं हैं वो श्रृंगार और भक्ति रस के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी जो प्रमुख रचना है उसमें पदावली है जो मैथिली भाषा में लिखा गया है, कीर्तिलता है जो अवहट्ठ भाषा में लिखा गया है, कीर्ति पताका है जो अवहट्ठ भाषा में लिखा गया है, पुरुष परीक्षा संस्कृत भाषा में लिखा गया है, भू परिक्रमा संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये सभी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं याद आता है परीक्षा में कि कौन सी रचना किस भाषा में है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, यानी पदावली मैथिली में लिखा गया है, कीर्तिलता अवहट्ठ में लिखा गया है। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन रचनाओं का नाम आप जरूर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि राम भक्ति काव्य धारा की 3 विशेषता बताइए। तो सबसे पहले आपको बताना है कि राम भक्ति काव्य धारा क्या है, फिर उसकी 3 विशेषताओं के बारे में संक्षेप में आपको लिखना होगा। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि राम भक्ति काव्य धारा भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के अंतर्गत आती है, यानी यह सगुण काव्य धारा के अंतर्गत आती है। इसमें राम के रूप की पूजा की जाती है, राम की उपासना की जाती है। इस काव्य धारा में भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप को आराध्य मानकर काव्य रचना की गई है, यानी राम को आदर्श मान करके कवि इसमें काव्य रचना करता है। इसके प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हैं। तुलसीदास सबसे प्रमुख कवि हैं राम काव्य धारा के। इसकी 3 प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। अब तीनों विशेषताओं का नाम आपको एक एक करके यहाँ पर लिखना होगा। राम काव्य धारा की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो है दास्य भाव की भक्ति, यानी इनके यहाँ जो भक्ति पाई जाती है उसमें दास्य भाव की भावना पाई जाती है, जहाँ भक्त अपने आप को दास समझता है और राम को अपना स्वामी मानता है। दूसरी जो विशेषता है वो है समन्वय की भावना, यानी जहां भी इनको 2 विरोधी विचारधारा दिखाई देता है उन दोनों के बीच इनके द्वारा समन्वय किया जाता है। जैसे सगुण निर्गुण के बीच समन्वय, ज्ञान और कर्म और भक्ति के बीच समन्वय, शैव और वैष्णव परंपरा के बीच समन्वय, यानी जहां भी इनको विरोधी विचारधारा, विरोधी संप्रदाय दिखाई देता है वहां ये समन्वय की भावना को लेकर के आते हैं और उनमें समन्वय करते हैं। तीसरी विशेषता है आदर्श समाज की स्थापना, यानी राम काव्य धारा में राम के आदर्श चरित्र के माध्यम से सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जाता है, नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जाता है, मर्यादा को बढ़ावा दिया जाता है और उसके माध्यम से आदर्श समाज की स्थापना की जाती है। यही 3 विशेषता आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है कि रीति मुक्त काव्य धारा के कवि एवं उनके एक एक रचना का नाम बताइए। यहाँ बताइए कर दीजिएगा, उनके एक एक रचना का नाम बताइए। तो यहाँ पर उत्तर में आप लिखेंगे कि रीति मुक्त काव्य धारा रीति काल की प्रमुख काव्य धारा है। इस धारा में कवि रीति के बंधनों को न मानकर स्वच्छंद प्रेम को काव्य का आधार बनाते थे, यानी रीति मुक्त काव्य धारा जो है रीति काल की ही काव्य धारा है, लेकिन ये बंधनों से स्वतंत्र है, किसी प्रकार का बंधन इस पे काम नहीं करता है। इस स्वच्छंद प्रेम को अपने काव्य का आधार बनाते हैं। इनके प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं इस प्रकार से हैं। इसके बाद उनके कवियों का नाम और उनके एक एक रचनाओं का नाम आपको लिखना है। जैसे घनानंद हो गए जिनके द्वारा इश्कलता लिखा गया है,
आलम हो गए जिनके द्वारा आलम केली लिखा गया है, बोधा के द्वारा विरह वारिस लिखा गया है और ठाकुर के द्वारा ठाकुर ठसक लिखा गया है। इतना लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न है और चौथे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जायसी का परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो सबसे पहले जायसी का परिचय देना है और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनका भी नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख सूफी कवि थे। वे उत्तर प्रदेश के जायस के निवासी थे और प्रेम की पीर के कवि के रूप में प्रसिद्ध है। उन्होंने अपनी रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग किया है, यानी अवधी भाषा में उनके द्वारा रचना की गई है। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाएं पद्मावत है जो एक महाकाव्य है, उसके बाद अखरावट है और आखिरी कलाम है। तो इन तीनों रचनाओं का नाम लिख देंगे आप आगे लिख देंगे कि पद्मावत उनकी कृति का आधार स्तंभ है, यानी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो रचना उनकी है वो पद्मावत है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। आपने संक्षेप में जायसी का परिचय भी दे दिया और उनकी रचनाओं का नाम भी लिख दिया। इतना ही आपसे प्रश्न में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, जो पांचवा प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि द्विवेदी युग का परिचय देते हुए प्रमुख कवि एवं उनके एक एक रचनाओं के नाम लिखिए। तो सबसे पहले आपको द्विवेदी युग का परिचय देना है, फिर उनके कवियों का नाम और उनके एक एक रचनाओं का नाम आपको लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि द्विवेदी युग हिंदी साहित्य में 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी तक रहा है और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। उन्हीं के नाम पर यह युग चला है। इसमें खड़ी बोली को कविता की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया तथा नैतिकता, राष्ट्रीयता और समाज सुधार की भावना पर बल दिया गया। यानी खड़ी बोली को यहाँ पर प्रतिष्ठित किया गया है और नैतिकता पर बल दिया गया है, राष्ट्रीयता पर बल दिया गया है और समाज सुधार की भावना पर बल दिया गया है। इसके जो प्रमुख कवि और रचनाएं हैं वे इस प्रकार से हैं। इसके बाद उसके कवि और उनके एक एक रचना का नाम आपको लिखना होगा। पहला नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी जिनके द्वारा काव्य मंजूषा लिखा गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं जिनके द्वारा प्रिय प्रवास लिखा गया है और प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। मैथिली शरण गुप्त हैं जिनके द्वारा साकेत नामक ग्रंथ लिखा गया है। इतना लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा खंड है जिसका नाम खंड ब है और इसमें आपसे लघु उत्तरी प्रश्न पूछा जाएगा और इसका उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्द में देना है। 200 शब्द से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें जो आपका प्रश्न पूछा गया है वो है कि निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यानी यहाँ पर एक पद दिया हुआ है, उस पद का जो है संदर्भ सहित व्याख्या आपको करनी है। तो सबसे पहले हम लोग इस पद को पढ़ेंगे। पद जो है जयशंकर प्रसाद का है। उन्होंने लिखा है कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इस पद का जो है संदर्भ सहित व्याख्या आपको करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे और उत्तर में सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होगा और संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां आंसू कविता से ली गई हैं। इनके रचयिता हिंदी के प्रमुख छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद हैं। इतना आप संदर्भ में लिखेंगे और संदर्भ लिखने के बाद आप प्रसंग लिखेंगे और प्रसंग में आप लिखेंगे कि इन पंक्तियों में प्रसाद जी अपने अलौकिक, अव्यक्त एवं रहस्यमय प्रियतम के वियोग की पीड़ा को वाणी दे रहे हैं। इसके बाद से आपको व्याख्या करनी होगी। व्याख्या हम लोग पद को देख करके करेंगे ताकि आपको ठीक प्रकार से समझ में आए। प्रसाद ने लिखा है कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। प्रसाद कहते हैं कि हमारा जो हृदय है वो करुणा से भरा हुआ है, करुणा से भरा हुआ है, दया से भरा हुआ है। मेरे मन में सबके प्रति करुणा का भाव है, सबके प्रति दया का भाव है, लेकिन यह करुणा, यह दया मेरे हृदय को व्याकुल करती रहती है, वियोग इसमें भरता रहता है। अब विकल रागनी बजती, यानी हमारे इस करुणामय हृदय में अब विकल रागनी बजती रहती है, हमेशा बजती रहती है। आगे कहते हैं कि क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, यानी हमारा जो हृदय है उसमें वेदना यानी दुख क्या है, असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। अपार दुख हमारे हृदय में भरा हुआ है और वो समय पा करके हाहाकार स्वरों में हमेशा जो है गरजती रहती है। इतना आपको व्याख्या में
लिख देना है। कहने का आशय है, प्रसाद कह रहे हैं कि हमारा जो हृदय है वो दया की भावना से, करुणा की भावना से भरा हुआ है। इसमें जो है व्याकुलता छाई रहती है, व्याकुल रागनी बजती रहती है। जो इसमें दुख है वह असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है। वह हाहाकार स्वरों में समय समय पर गरजती रहती है। इतना आप व्याख्या में लिख देंगे और इतना व्याख्या लिखने के बाद आपको विशेष लिखना होगा। विशेष लिखेंगे तो आपका नंबर यहाँ पर बढ़ जाएगा। विशेष में आपको लिखना है कि करुणा कलित में अनुप्रास अलंकार है और विकल रागनी में विशेषण विपर्यय का प्रयोग किया गया है। दूसरा लिखेंगे कि कवि अपने वियोग का संकेत करने में सर्वथा सफल हुआ है। ये रहस्यमय काव्य पंक्तियां वियोग श्रृंगार का उदाहरण हो सकती हैं। इसके आगे भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। प्रसाद ने अपने निजी जीवन के सुख दुख को अभिव्यक्ति इसके माध्यम से किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। और अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यानी एक पद यहाँ पर और है जिसका संदर्भ सहित व्याख्या आपको करना है। निराला का पद है, इसमें लिखा गया है कि वह आता दो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता। इस पद का संदर्भ सहित व्याख्या आपको करना है। तो सबसे पहले उत्तर में आप क्या करेंगे, संदर्भ लिखेंगे। और संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के भिक्षुक नामक कविता से लिया गया है। यह कविता निराला के अपरा नामक कविता संग्रह में संग्रहित है। इतना आप संदर्भ में लिख देंगे। और संदर्भ लिखने के बाद आपको प्रसंग लिखना है। और प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस कविता में भिक्षुक की दयनीय दशा का वर्णन निराला के द्वारा किया गया है। अब किस दयनीय दशा का वर्णन किया गया है इसको आपको व्याख्या में यहाँ पर लिखना है। तो व्याख्या हम लोग पद को देख करके करेंगे ताकि आपको आसानी से पद समझ में आ जाए। निराला लिखते हैं कि वह आता, कौन आ रहा है, भिक्षुक आ रहा है। भिक्षुक को कह रहे हैं कि वह आता दो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता। यानी जब भी भिक्षुक आता है तो कलेजे को दो टूक कर देता है, कलेजे को चीर देता है। और भिक्षुक क्या है, अपने जीवन पर पछता रहा है, अपने कर्मों पर पछता रहा है और पछताता हुआ पथ पर आ रहा है। आगे कह रहे हैं कि पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक। यानी जो भिक्षुक है अत्यंत दुबला पतला है, उसका पेट और पीठ दोनों मिलकर के एक हो गए हैं, चिपका हुआ है पेट और पीठ, यानी पेट जो है बहुत ज्यादा अंदर चला गया है। चल रहा लकुटिया टेक, यानी वह एक लाठी के सहारे से चल रहा है क्योंकि वह अत्यंत कमजोर हो गया है, उसकी जो दशा है वह अत्यंत दयनीय हो गई है। मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, यानी उसको मुट्ठी भर दाना चाहिए, क्या करने के लिए, भूख मिटाने के लिए मुट्ठी भर दाना चाहिए, इसीलिए वह भिक्षा को मांग रहा है, भिक्षाटन के लिए इसीलिए निकला हुआ है। और इसके लिए वह मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, फटी पुरानी झोली को वह फैला रहा है। आगे कहते हैं कि दो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता, यानी जो भी इसको देख रहा है, जिसका हृदय संवेदनशील है, उसका कलेजा दो टूक हो जा रहा है और वह पछताता हुआ पथ पर आ रहा है। इतना आपको व्याख्या में यहाँ पर लिखना होगा। इतना व्याख्या में लिख देंगे। उसके बाद आपको विशेष लिखना होगा। विशेष में आप लिखेंगे कि भिक्षुक एक प्रगतिवादी गीत है। दूसरा लिख देंगे कि भिक्षुक की हीनावस्था का मार्मिक चित्रण किया गया है। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं कि इसमें जो है खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग किया गया है, यथार्थवाद का प्रयोग किया गया है। इन सभी तत्वों को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है उसमें आपसे पूछा गया है कि भारतेंदु युग की विशेषता बताइए। यहाँ भारतेंदु युग की विशेषता आपको अधिकतम 200 शब्द में बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि हिंदी साहित्य में 1850 से लेकर के 1900 तक के समय को भारतेंदु युग नाम दिया गया है। यानी भारतेंदु युग की जो समय सीमा है वो 1850 से लेकर के 1900 तक माना जाता है। यह आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार है। हिंदी में यहीं से आधुनिकता प्रवेश करती है, जिसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब एक एक करके उसके विशेषताओं को यहाँ पर लिखना होगा। भारतेंदु युग की जो पहली विशेषता है वो है राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति की भावना। यानी इस युग के कवियों ने राष्ट्रीयता के ऊपर अपनी कलम चलाई है, देशभक्ति की भावना के ऊपर अपनी कलम चलाई है। इस युग के साहित्यकारों ने देश की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त की है और राष्ट्रीय चेतना को जगाया है। उदाहरण के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है कि अंग्रेज राज सुखसाज सजे सब भारी,
पैधन विदेश चले जात यह यति ख्वारी। भारतेंदु हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि अंग्रेजों के राज में सभी प्रकार के सुख हमको प्राप्त होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दुख की जो बात है वो क्या है, पैधन विदेश चले जात, हमारा जो धन है वो विदेश में चला जा रहा है, यानी हमारा जो धन है हमारे पास नहीं रह रहा है, अंग्रेज उसे अपने देश में लेकर के जा रहे हैं। तो इसके माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का प्रयास किया हुआ है। जो दूसरी विशेषता है वो है सामाजिक चेतना और सुधार। लेखकों ने अंधविश्वास, रूढ़ियों, बाल विवाह, विधवाओं की दुर्दशा आदि सामाजिक कुरीतियों पर करारी चोट की है। सामाजिक चेतना को उनके द्वारा जगाया गया है और समाज सुधार का प्रयास इनके द्वारा किया गया है। कौनो करे जो नहीं कसकत सुन विपत्ति बाल विधवन की प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है। उन्होंने लिखा है कि किसकी करेजा ऐसा नहीं होगा जो बाल विधवाओं के दुख को देख करके दर्द में कराह नहीं उठता होगा, ऐसा कोई कलेजा नहीं होगा। यानी सामाजिक सुधार की भावना यहाँ पर दिखाई पड़ता है। अगली जो विशेषता है वो तीसरी विशेषता है हास्य व्यंग की प्रधानता। यानी भारतेंदु युग के जो कवि हैं और जो कविता है उसमें हास्य व्यंग की प्रधानता हमको दिखाई पड़ती है। सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक पाखंडों पर तीखा और प्रभावपूर्ण व्यंग इस युग में किया गया है, जिसमें सुधार की भावना पैदा हुई है। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो नाटक अंधेर नगरी है, जिसमें शासन व्यवस्था पर व्यंग किया गया है राजा के माध्यम से, कहने का आशय है कि इस युग के जो कवि हैं वो उसमें हास्य व्यंग की प्रधानता है। हास्य व्यंग को आधार बना करके कविताएं लिखते हैं और उस हास्य व्यंग के माध्यम से समाज पर कटाक्ष करते हैं, शासन व्यवस्था पर कटाक्ष करते हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथी विशेषता है गद्य का विकास एवं खड़ी बोली का आरंभ। यानी इस युग में खड़ी बोली का आरंभ होता है और खड़ी बोली सबसे पहले गद्य में ही दिखाई पड़ती है। गद्य की विभिन्न विधाओं जैसे नाटक हो गया, निबंध हो गया, कहानी हो गया, आलोचना हो गया, उसका विकास इसी युग में होता है और खड़ी बोली हिंदी गद्य की मुख्य भाषा बन जाती है। भारतेंदु की पत्रिकाएं जैसे कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन गद्य के विकास में मील का पत्थर साबित हुई। यानी इन पत्रिकाओं के माध्यम से गद्य जो है आगे बढ़ता है। अगली जो विशेषता है विविध काव्य रूपों का प्रयोग। यानी भारतेंदु युग में जो काव्य रूप है, जो कविता का स्वरूप है, वो अनेक प्रकार का है। पुराने काव्य रूपों के साथ साथ लोकगीतों का भी प्रयोग यहाँ पर किया गया है। जैसे कजरी का लिखा जाना, ठुमरी का लिखा जाना, लावड़ी का लिखा जाना इस युग में हुआ है। समस्या पूर्ति जैसी शैलियों को भी यहाँ पर अपनाया गया है। काव्य में ब्रज भाषा की प्रधानता बनी रही है, किंतु गद्य में खड़ी बोली स्थापित हुई है। यानी भारतेंदु युग में जो कविता लिखा गया है वो ब्रज भाषा में ही लिखा गया है। ब्रज भाषा की प्रधानता है कविता में, लेकिन गद्य जो है खड़ी बोली में लिखा गया है। कहने का आशय है कि भारतेंदु युग में भाषा दो प्रकार की हो गई। कविता जो है ब्रज भाषा में लिखा जा रहा है और गद्य जो है खड़ी बोली में लिखा जा रहा है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब खंड 100 है और खंड 100 में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देना होगा और अधिकतम 500 शब्द में इसका उत्तर आपको देना होगा। इसमें जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो है तुलसी के काव्य में लोक मंगल की भावना पर प्रकाश डालिए। तुलसी के कविता में लोक मंगल संबंधी कौन कौन सी विशेषता मिलती है उसी को आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास का काव्य लोक मंगल की भावना से ओतप्रोत है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज और व्यक्ति का कल्याण करना है। यानी तुलसीदास अपनी कविता के माध्यम से समाज का और व्यक्ति का कल्याण करना चाहते हैं। यह चेतना रामचरितमानस सहित उनकी समस्त कृतियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब लोक मंगल की कौन कौन सी भावना उनकी कविता में दिखाई देती है उसका अध्ययन हम लोग एक एक करके यहाँ पर करेंगे। पहला है काव्य का उद्देश्य लोक मंगल। ये तुलसीदास की कविता का जो उद्देश्य है वो लोक मंगल की स्थापना करना है। तुलसीदास ने स्वयं अपनी कविता का मूल उद्देश्य लोक मंगल बताया हुआ है। उनका मानना है कि वही कीर्ति, कविता और संपत्ति उत्तम है जो गंगा के समान सबका हित करने वाली हो। उन्होंने लिखा है कि कीरति भनति भूति भल सोई सुरसर सम सबका हित होई। यानी वही कीर्ति, वही कविता, वही संपत्ति उत्तम है जो सुरसर के समान, जो गंगा के समान सबके लिए हितकारी हो, सबका हित प्रदान करने वाली हो। अगला जो है वह है राम राज्य की आदर्श कल्पना। राम राज्य के आदर्श कल्पना के माध्यम से तुलसीदास समाज में लोक मंगल की स्थापना करना चाहते हैं। लोक मंगल की भावना का सर्वोच्च शिखर राम राज्य की कल्पना में है, जहां किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है,
दैहिक दैविक और भौतिक कष्टों से सबको मुक्ति मिली है। सभी प्रजा क्या है, सुखी हैं और धार्मिक हैं, अपने अपने धर्म के अनुसार आचरण कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। इन राम के राजा बनने पर, जो राम ने राम राज्य स्थापित किया है, उसमें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। दैहिक दैविक भौतिक सभी प्रकार के दुखों से आम जनता को मुक्ति मिल चुकी है। यानी समाज के कल्याण की कल्पना तुलसीदास के द्वारा किया गया है। तुलसीदास के लोक मंगल की जो अगली विशेषता है वह समन्वय की विराट चेष्टा। तुलसीदास ने अपने समय में व्याप्त धार्मिक दार्शनिक और सामाजिक मतभेदों को दूर करने के लिए समन्वय का मार्ग अपनाया हुआ है। उन्होंने ज्ञान और भक्ति में समन्वय किया हुआ है, सगुण और निर्गुण में समन्वय किया हुआ है, शैव और वैष्णव के बीच सामंजस्य स्थापित किए हुए हैं। यानी जहां जहां उनको दो विरोधी विचारधारा दिखाई देता है वहां समन्वय करते हैं और समाज में लोक मंगल लाने का प्रयास उनके द्वारा किया जाता है। उन्होंने लिखा है कि ज्ञान ही भक्त ही नहीं कछु भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा। यानी ज्ञान में और भक्ति में कुछ भी अंतर नहीं होता है, दोनों भवसागर के दुखों को हर लेते हैं, दोनों संसार से उत्पन्न होने वाले कष्टों को दूर कर देते हैं, ऐसा तुलसीदास का मानना है। और ऐसा करके उन्होंने समाज में लोक मंगल स्थापित करने का प्रयास किया हुआ है। लोक मंगल की अगली जो विशेषता है वह है आदर्श चरित्रों की स्थापना। तुलसीदास अपने कविता के माध्यम से आदर्श चरित्रों का निर्माण करते हैं, जिससे समाज को एक नई दिशा जो है मिलती है। व्यक्ति परिवार और समाज के लिए आदर्श प्रस्तुत करने हेतु तुलसी ने राम सीता भरत हनुमान जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्रों का निर्माण किया हुआ है, जिनके आचरण लोक कल्याणकारी हैं, यानी लोक का कल्याण करते हैं। उदाहरण के लिए राम का वचन पालन, भरत का जो भ्रातृत्व प्रेम है और सीता का जो पातिव्रत धर्म है वो समाज को उत्तम जीवन मूल्यों की प्रेरणा देते हैं और समाज में लोक मंगल की भावना को लाते हैं। लोक मंगल की भावना का जो अगली विशेषता है वह सामाजिक मर्यादा और कर्तव्य बोध है। तुलसी ने वर्ण आश्रम और कुल की मर्यादाओं का समर्थन किया है, जिससे समाज में व्यवस्था बनी रहे और प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। यह व्यक्तिगत चारित्रिक शुद्धि के माध्यम से सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करता है। यानी तुलसीदास समाज में मर्यादा लाने के लिए, कर्तव्य बोध लाने के लिए, सामाजिक व्यवस्था को बनाने के लिए तरह तरह की व्यवस्थाओं को, जैसे वर्ण व्यवस्था हो गया, आश्रम व्यवस्था हो गया, कुल की मर्यादा हो गया, उसका समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं और सामाजिक कल्याण लाने के लिए इसके लिए प्रयास करते हैं। उन्होंने लिखा है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। यानी जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वह राजा नरक का अधिकारी होता है। यह कह करके राजा को अपने दायित्वों के प्रति सतर्क उनके द्वारा किया गया है। लोक मंगल की भावना का जो अगली विशेषता है वह है भक्ति को सुलभ बनाना। तुलसीदास ने क्या किया, भक्ति को सबके लिए सुलभ बना दिया। उन्होंने भक्ति के मार्ग को अत्यंत सरल और सहज बनाकर सभी जातियों और वर्गों के लिए सुलभ कर दिया, जिससे सभी जातियां और वर्ग जो है भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। यह सामाजिक समता स्थापित करने और मानसिक शांति के लिए महत्वपूर्ण था। उन्होंने लिखा है कि भगत हेतु सब करहि उपाय, राम कृपा बिनु को नहीं पाई। यानी भक्ति के लिए सभी लोग उपाय करते हैं, लेकिन राम की कृपा के बिना भक्ति किसी को सुलभ नहीं होती है। और यह जो भक्ति है वह जाति पाति से ऊपर है और राम की कृपा से ही यह प्राप्त होता है। यहाँ तुलसीदास ने क्या किया, जातियों को गौण बना दिया, जिससे समाज में लोक मंगल की स्थापना का मार्ग जो है आसान हो गया। अगली विशेषता है कुरीतियों का विरोध और समता का भाव। तुलसीदास कुरीतियों का विरोध करते हैं और समाज में समता का भाव लाने का प्रयास इनके द्वारा किया जाता है। तुलसीदास ने तत्कालीन समाज की कुरीतियों, जातिवाद और ब्राह्मणवाद की रूढ़ियों का विरोध किया। उन्होंने सबरी, निषाद राज जैसे निम्न वर्ग के पात्रों को राम के प्रेम का पात्र बनाकर समता का संदेश दिया हुआ है। उन्होंने लिखा हुआ है कि पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोई, शरण आए सब कहु प्रिय, त्याग हो नाही कोई। यानी चाहे वो पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी हो, चाहे चराचर कोई जीव हो, जो भगवान के शरण में आ जाता है भगवान उसको त्यागते नहीं है। यहाँ तुलसीदास ने समानता का भाव प्रदर्शित किया है और समानता का भाव ला करके उन्होंने समाज को लोक मंगल की दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया हुआ है।
अगली जो विशेषता है वह सत्संग और नैतिक मूल्यों पर बल, यानी तुलसीदास सत्संग पर बल देते हैं और सत्संग के माध्यम से समाज में नैतिक मूल्यों को लाने पर बल उन्होंने दिया है। उन्होंने सत्संग को मोक्ष का मूल साधन बताया है और सत्य, दया, परोपकार, क्षमा जैसे नैतिक गुणों को अपनाने पर जोर दिया है जो लोक व्यवहार को शुद्ध बनाते हैं। उन्होंने लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, यानी बिना सत्संग का विवेक नहीं होता है और राम की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता है। आगे लिखते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पराये के हित के समान कोई धर्म नहीं होता है, यानी समाज में नैतिकता की स्थापना का प्रयास करते हैं जो लोक मंगल को आगे बढ़ाता है। निष्कर्ष रूप से आप कह सकते हैं कि तुलसी का संपूर्ण काव्य एक विशाल लोक मंगल का विधान है जो आदर्श जीवन मूल्यों, समन्वय, भक्ति और सदाचार के माध्यम से व्यक्ति और समाज को आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक कल्याण की ओर प्रेरित करता है। उनकी रचनाएं आज भी जनमानस को नैतिक और मानवीय जीवन जीने को प्रेरणा दे रही हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा गया है कि पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, स्पष्ट कीजिए। तो पंत की कविता में प्रकृति से संबंधित जो जो विशेषताएं मिलती हैं वही आपको यहाँ पर लिखना है। इसमें आप लिखेंगे कि सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने प्रकृति का चित्रण अत्यंत कोमल, कलात्मक और मानवीय भावनाओं से युक्त किया है। उनके काव्य में प्रकृति का कठोर रूप बहुत कम बल्कि उसका मनोहारी और सुकोमल रूप ही अधिक मिलता है। यानी पंत ने अपनी कविता में प्रकृति के कोमल रूपों का ही चित्रण किए हुए हैं। उनके प्रकृति संबंधी विशेषताएं निम्नलिखित हैं, एक एक करके हम लोग उसका अध्ययन यहाँ पर करेंगे। पहला है कोमल और सुकुमार सौंदर्य का चित्रण। पंत ने प्रकृति के मृदुल और आकर्षक पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने फूलों की पंखुड़ियों, ओस की बूंदों, उषा की लाली जैसे सूक्ष्म सौंदर्य को प्रधानता दी है। उन्होंने लिखा है कि प्रथम रश्मि का आना रंगीन तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगन पाया तूने वह गाना। प्रथम रश्मि कविता में पंत ने इसकी रचना की हुई है। वो कहते हैं कि प्रथम रश्मि का आना रंगीन तूने कैसे पहचाना, पक्षियों से पूछ रहे हैं कि सूर्य की पहली किरण निकलने वाली है, तुमको कैसे पता चल गया, तुमको कैसे पता चल गया कि सूर्योदय होने वाला है। तो प्रकृति के इस कोमल रूप का चित्रण पंत के द्वारा किया गया है। अगली विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण यानी सजीव चित्रण। प्रकृति का सचेतन सत्ता के रूप में चित्रण पंत के द्वारा किया गया है। उन्होंने प्रकृति के तत्वों को कोमल नारी या सजीव प्राणियों के रूप में चित्रित किया है जिससे प्रकृति जड़ न होकर एक चेतन सत्ता बन गई है। पर्वत प्रदेश में पावस कविता की ये पंक्तियां मानवीकरण का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। पंत ने लिखा हुआ है कि मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। पर्वत है, पर्वत के नीचे जल है और पर्वत अपने स्वरूप को जल में बार बार देख रहा है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन पार, फूल जैसे आंखों से अपने को बार बार अवलोक रहा है, बार बार नीचे जल में देख रहा है। जो एक पर्वत नहीं कर सकता है एक सचेतन सत्ता ही कर सकती है। तो प्रकृति का मानवीकरण पंत के द्वारा इन पंक्तियों में किया गया है। अगली जो विशेषता है वह सूक्ष्म कल्पना और बिंब विधान। पंत की कल्पना शक्ति अत्यंत सूक्ष्म और कलात्मक है। उन्होंने अमूर्त भावनाओं को भी स्पष्ट और कोमल बिंबों में बदल दिया है जो सौंदर्य की अनुभूति कराते हैं। उदाहरण के रूप में उन्होंने लिखा है कि तारों की चुनरी ओढ़े गगन से उतरती संध्या। संध्या का समय है, शाम का समय है और संध्या ऐसे लग रहा है जैसे जैसे संध्या बढ़ती जा रही है, रात्रि बढ़ती जा रही है, ऐसे लग रहा है कि कोई तारों की चुनरी ओढ़ करके गगन से धीरे धीरे उतर रहा है। यानी इन पंक्तियों में एक बिंब है, एक चित्र है जो हमारे सामने उपस्थित हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। पंत के प्रकृति चित्रण से संबंधित जो चौथी विशेषता है वह है भाषा का माधुर्य और नाद सौंदर्य। यह पंत की जो प्रकृति है उसको और सुकुमार बना देते हैं। उनकी काव्य भाषा सरस, मधुर और संगीतात्मक है। उन्होंने कोमल कांत पदावली, मृदुल शब्दों का प्रयोग किया है जो प्रकृति की सुकुमारता को ध्वनि के माध्यम से भी व्यक्त करती है। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। उन्होंने लिखा है कि गुंजन गुंजन होता भर, खोले पलके मुदे पलके। इन पंक्तियों में लय और कोमलता व्यक्त हुई है जो प्रकृति की कोमलता को, जो प्रकृति की सुकुमारता को और ज्यादा बढ़ा देती है। अगली जो विशेषता है वो है प्रकृति में बाल सुलभ क्रीड़ा।
प्रकृति में बाल सुलभ क्रीड़ा का भी चित्रण पंत के द्वारा किया गया है। पंत के काव्य में प्रकृति एक निर्दोष बच्चे या नर्तकी की तरह चंचल, कौतूहली और क्रीड़ामय दिखाई देती है, जो सुकुमारता का प्रतीक है। उदाहरण के लिए उन्होंने लिखा है कि खुल गए पंख अब कौन तुम्हें बांधे। यहाँ पर ओस कणों की तुलना चंचल पंखों से की गई है, यानी प्रकृति को क्रीड़ा करते हुए पंत ने इन पंक्तियों में दिखाया हुआ है, जो प्रकृति के कोमल रूपों को सामने लाती है। अगली जो विशेषता है वो है प्रकृति को आलंबन रूप में स्वीकार करना, यानी पंत ने प्रकृति का चित्रण आलंबन रूप में किया है, केवल उद्दीपन रूप में नहीं किया है। पंत ने प्रकृति को केवल भावनाओं को बढ़ाने वाला उद्दीपन नहीं, बल्कि स्वयं में पूर्ण और मुख्य विषय आलंबन माना है। उन्होंने प्रकृति का चित्रण किसी मानवीय संदर्भ के बिना किया है। उन्होंने लिखा है कि छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दो लोचन, भूल अभी से इस जग को। यानी प्रकृति को छोड़ना नहीं चाहते हैं, प्रकृति को छोड़ करके वे स्त्रियों के सौंदर्य के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहते हैं। पंत जो है प्रकृति के ऊपर सीधे सीधे कविता लिखना चाहते हैं, क्योंकि प्रकृति का सौंदर्य उनको प्रभावित करती है। अगली जो विशेषता है वो है उषा और संध्या का मनोहारी चित्रण, यानी सुबह और शाम का चित्रण पंत के द्वारा अपनी कविता में किया गया है, जो उनके प्राकृतिक सौंदर्य को और ज्यादा बढ़ा देती है। उन्होंने बीड़ा नामक कविता में लिखा हुआ है कि सजल स्वरों से किरण बीड़ा गान उषा का करती है, यानी जो किरण बीड़ा है वो उषा का गान जो है अपने स्वरों में कर रही है। कहने का आशय है कि सुबह और शाम का चित्रण पंत ने अपने कविताओं में किया है, जो प्रकृति का ही चित्रण है और उनके सौंदर्य को और ज्यादा बढ़ा देती है। अगली जो विशेषता है वो सौंदर्य के प्रति समर्पण और रहस्य भावना, यानी पंत का जो प्रकृति प्रेम है वह केवल बाहरी नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक सौंदर्य से भी जुड़ा हुआ है। वे प्रकृति के कण कण में किसी अज्ञात सत्ता के सौंदर्य का अनुभव करते हैं, जिससे उनका चित्रण और भी गहरा और सुकुमार बन जाता है। उन्होंने मौन निमंत्रण नामक कविता में लिखा हुआ है कि न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन, यानी पंत कहना चाहते हैं कि अज्ञात शक्तियों से मुझको निमंत्रण मिल रहा है, अज्ञात शक्तियां मुझको अपनी तरफ खींच रही हैं, अपनी तरफ बुला रही हैं। यहाँ एक आध्यात्मिक सौंदर्य जो है प्रकृति के माध्यम से व्यक्त हुआ है। निष्कर्ष रूप से आप कह सकते हैं कि पंत के काव्य की यह विशिष्टता उन्हें छायावाद के अन्य कवियों से अलग करती है, उन्हें प्रकृति के सुकुमार और कोमल भावनाओं के चितेरे के रूप में स्थापित करती है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।